नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ, सीडीपीओ आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है परंतु तारे से ये प्राप्त करते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह। अगला प्रश्न, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार शुक्र, मंगल, पृथ्वी और बुध को व्यवस्थित करें। तो सूर्य के सबसे नजदीक होता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। अगला प्रश्न, सौरमंडल में आंतरिक ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सौरमंडल में बाह्य ग्रह कौन कौन सा है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला प्रश्न, वह कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है और सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है? तो बुध ग्रह जो है सबसे निकट है और सूर्य की परिक्रमा करने में वो 88 दिन लगाता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के संदर्भ में ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो सबसे नजदीक सूर्य से जो है उसको सबसे पहले रखेंगे। तो सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगता है? तो वो बृहस्पति ग्रह है, जिसे 4333 दिन लगते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र को। दो ग्रहों के नाम बताइए जो अन्य ग्रहों की घूर्णन दिशा के विपरीत घूमते हैं। तो ये शुक्र और यूरेनस। तो शुक्र और यूरेनस अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, लेकिन अन्य ग्रह वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। सौरमंडल में किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है और कितने हैं? तो शनि, जिसके 146 उपग्रह है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा में कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा, जिसे 0 डिग्री बोला जाता है। पृथ्वी के मानचित्र पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को अंकित करें। तो दोस्तों, ये पृथ्वी का मैप है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इक्वेटर है, जिसे विषुवतीय रेखा बोला जाता है या भूमध्य रेखा बोला जाता है, वो 0 डिग्री पे है, जो पृथ्वी के बीचों बीच में है। फिर ऊपर में आते हैं हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री पे है। और दक्षिण दिशा में है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री पे है दक्षिण में। ऊपर में और बढ़ते दोस्तों तो आर्कटिक सर्किल है, और साउथ में बढ़ते हैं और तो एंटार्क्टिक सर्किल है, और ऊपर में नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो ये 3 रेखाएं इसमें अंकित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ऊपर होता है, जिससे क्षेत्र का तापमान ज्यादा होता है और इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। तो आप मैप में देख सकते हैं जो सूरज की रोशनी है वो मोस्टली डायरेक्ट होती है कर्क रेखा के ऊपर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें दिखाया गया है मैप में आप देख सकते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाला एरिया और ईस्ट वाले एरिया के बीच में सन रेज डायरेक्ट होता है। तो उसके कारण यहाँ पर ज्यादा धूप पड़ती है और यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। तो इसी के लिए इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र का और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है? तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त यानी कि कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त ये है, इसे शीतोष्ण कहा जाता है यानी टेम्परेट रीजन कहा जाता है, और इसे भी टेम्परेट रीजन कहा सकता है। अंटार्कटिक सर्किल और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के बीच को शीतोष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य की जो रोशनी है वो डायरेक्ट नहीं है, ओपेक है यानी कि वो तिरछी है। उसके चलते यहाँ पर उष्मा उतना नहीं मिल पाता जितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में मिलता है। तो इसी के लिए इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, जिससे कम उष्मा मिलती है, जिससे इस क्षेत्र को शीतोष्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। ऐसे क्यों है? तो इसमें आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया ये है, और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का एरिया ये है। तो ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर जो सूर्य होता है वो मुश्किल से क्षितिज के ऊपर उठता है, इसलिए बहुत ही कम कोई सूर्य किरण प्राप्त होता है इसे। तो इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो आप देख सकते हैं ये और भी ज्यादा ओपेक हो चुका है सनरे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हीट कम होता है, उष्मा कम होती है, तो इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो नहीं, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं, और सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है।
ये अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है अगर हम विषुवत रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर जाते हैं, किसी भी ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.64 किलोमीटर है, ऐसे दिखते हैं। तो पृथ्वी का आधा परिमाप क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी का पूरा परिमाप 2πr होगा, यानी 2π इंटू पृथ्वी की त्रिज्या। तो आधा परिमाप में हम लोग 180 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, 180 डिग्री लेंगे, तो आधा परिमाप कितना हो जाएगा? पाई इंटू 6400 किलोमीटर, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, बटा 180। तो इसलिए 111.64 किलोमीटर है। दोस्तों इसको और देखते हैं। मैं जैसे इसमें पृथ्वी का मैप यहाँ पृथ्वी को पूरा बनाता हूँ, अर्थ पृथ्वी को। तो इसमें आप देखिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप 3 डायमेंशन में देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है, इसका जो लेंथ है एक सर्किल का आधा परिमाप के बराबर होगा। तो 2πr यानी ये लेंथ, और यहाँ पर जो टोटल एंगल होगा, जो टोटल कोण बनेगा, वो 180 डिग्री का बनेगा ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर इसे केंद्र से आप कोण खींचे यहाँ से यहाँ तक में, तो पूरा 180 डिग्री का कोण है ये। तो 180 डिग्री का कोण जो है वो इसका आधा परिमाप के बराबर है। तो उसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो 111.64 किलोमीटर आएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच जोड़ने वाली रेखाओं के नाम क्या है? तो यमोत्तर रेखा या देशांतर रेखा। दो देशांतरों के बीच की दूरी न्यूनतम और अधिकतम कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है दो देशांतरों के बीच की दूरी, और ध्रुवों पर वो न्यूनतम होती है। अब देशांतर को देखते हैं। अगर आप इसे मैप में ड्रॉ करते हैं, ये पृथ्वी है, तो जो देशांतर है वो इस तरह की होती है, जो दो पोल से, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की जो और जोड़ती है। तो आप अगर इनके बीच की जो रेखाएं देखें तो ये अधिकतम अच्छा इक्वेटर पे होगा, यानी कि विषुवत रेखा पर होगा, और दोनों ध्रुवों में जाते हुए इसकी जो दूरी होगी वो कम हो जाएगी, कम होती जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें ये सारी जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। और यहाँ पर जो इक्वेटर है 0 डिग्री पे, यहाँ पर इसका जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, सबसे ज्यादा है, और ऊपर जाते जाते ये चौड़ाई कम होती जाती है। अगला प्रश्न, दो देशांतरों के रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पे कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। किसी स्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा के आधार पर तय किया जाता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान देशांतर रेखा। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी क्या है? तो पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है, या प्रधान यमोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम प्रत्येक दिन का वार्षिक औसत या माध्य समय है, जब सूर्य रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में प्राइम मेरिडियन को पार करता है। आप इसे देख सकते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन ये है, ये लंदन का एक ग्रीनविच शहर है, उससे वो होके पास होता है। तो प्राइम मेरिडियन ये है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, हम देख सकते हैं। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 15 डिग्री घूमने में जो लगता है समय है वो 60 मिनट है। तो 1 डिग्री घूमने में लगने वाला समय कितना है? 4 मिनट। तो 1 डिग्री को अक्षांश को 1 डिग्री घूमने में कुल 4 मिनट लगेंगे देशांतर में, है ना। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो देशांतर में होगा। तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगेगा। यदि कोई स्थान ग्रीनविच रेखा से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है और ग्रीनविच में समय दोपहर 12 बजे है, तो उस स्थान का समय क्या होगा? तो दोपहर 1:20 कैसे? तो एक देशांतर यानी 4 मिनट हमने देखा, तो 20 देशांतर को पार करने में 80 मिनट लगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट। क्योंकि ग्रीनविच मीन रेखा जो होती है उससे पूर्व में कोई भी अगर स्थित होगा तो वो समय उससे आगे होगा। तो दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस स्थान पर दोपहर के 1:20 हो रहे होंगे, अगर ग्रीनविच में 12 बजे हो तो। भारत की किस यमोत्तर या देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? उसका सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्व। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर यानी कुछ स्रोतों में से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है, पीछे है? तो 5.5 डिग्री 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो हमने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से 82.5 डिग्री को में अगर आप 4 मिनट के हिसाब से प्रत्येक डिग्री को कैलकुलेट कीजिएगा, तो 82.5 को अगर आप 4 मिनट से गुना कीजिएगा तो लगभग 5 घंटे 30 मिनट आता है। तो भारत का मानक समय यमोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आ गया। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। किस वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है? प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। तो ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, तो प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सर्किल है यहाँ पर,
जो डिवाइड करता है। यहाँ पर आपको रोशनी दिखाई दे रही है सूर्य की, और ये भाग सूर्य की रोशनी से वंचित रहता है। तो उसके बीच को जो डिवाइड करने वाली रेखा है, विभाजित करने वाली रेखा है, वो एक सर्किल बनाएगी, जो अगर आप थ्री डी में इमेजिन कर सकते हैं, तो ये यहाँ से आएगी और इसके पिछले वाले भाग से होते हुए फिर यहाँ पर आके मिल जाएगी ऊपर में। तो ये जो सर्किल है, ये जो वृत्त है, इस वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। तो सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होती है। 21 जून को पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी होती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके चलते अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यह सभी क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उत्तर अयनांत कहते हैं, समर सोल्स्टिस कहते हैं। 22 दिसंबर को पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी होती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके चलते अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ये सभी क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहता है? तो दक्षिण अयनांत कहा जाता है, यानी कि विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये समय यहाँ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो सनलाइट जब यहाँ पर पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट सनलाइट की और झुकाव होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो यहाँ पर समर सोल्स्टिस होता है। विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी उत्तरी गोलार्ध है, वो सूर्य के किरणों से दूर की ओर मुड़ा रहता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सूर्य की किरणों की तरफ रहता है। तो यहाँ पर ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसे विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। तो इस फिनोमेना में जो ऑस्ट्रेलिया है, जो दक्षिणी संपूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, वहां पर समर होता है, यानी वहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है, वहां पर ऊष्मा ज्यादा होती है। विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य है, यानी इक्विनॉक्स के संदर्भ में? तो इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। पृथ्वी पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही? तो सही है, तीनों सही है। तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, तो इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय जोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, और इसे लीप वर्ष कहता है। जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल को सम्मिलित रूप से क्या कहता है? तो जीव मंडल कहते हैं, या जैव मंडल कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो है माउंट एवरेस्ट। तो स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा K2 है, यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। और तीसरा कंचनजंगा, जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले विश्व के सबसे गहरे भाग की खाई का नाम क्या है, और इसकी गहराई कितनी है? तो उसे मरियाना ट्रेंच बोलते हैं दोस्तों। उसकी गहराई है 11,022 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम क्या है? यानी क्षेत्रफल में से सबसे ज्यादा महाद्वीप है, जिसका एरिया सबसे बड़ा है जिस महाद्वीप का, उसको सबसे पहले लगाए। तो सबसे बड़ा है एशिया, उससे छोटा है अफ्रीका, फिर उससे छोटा है उत्तरी अमेरिका, फिर उससे छोटा है दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है? तो यूराल पर्वत। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीकी महाद्वीप। तो अफ्रीकी महाद्वीप एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं जो ऊपर में है दोस्तों, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये इक्वेटर है 0, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो उसके साउदर्न पार्ट से यानी दक्षिणी भाग से होकर जाती है, मकर रेखा। तो तीनों रेखाएं इस कंटिनेंट से होकर गुजरती है। आप अफ्रीका की अवस्थिति देख सकते हैं। कौन सी नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है? तो सुएज नहर करती है। आप बीच में देख सकते हैं एशिया और अफ्रीका। तो ये जो अफ्रीका का जो पार्ट है इजिप्ट से इधर है, और एशिया का पार्ट है, तो इनके बीच की जो नहर है सुएज नहर, इन दोनों को अलग करती है। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो वो पनामा में मिलता है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता था। यह जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो वो है एंडीज। आप मैप में देख सकते हैं एंडीज को। ये है एंडीज, यहाँ से, जो कि पूरी पश्चिमी तट पे फैली हुई है सौदर्न अमेरिका की, यानी कि दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिमी तट पे फैली हुई है एंडीज माउंटेन। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजिन किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो वो दक्षिणी अमेरिका से होकर बहती है। आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका से होकर बहती है।
किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है या किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो बी स्टेटमेंट सही, केवल दूसरा सही है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर नहीं है, उसी के बीच में स्थित है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। आकाश के आधार पर आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? यानी जो सबसे बड़ा महासागर है उसको सबसे पहले अवस्थित करना है। तो उसमें सबसे सही है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। तो डी ऑप्शन सही है। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग है के द्वारा एक दूसरे से अलग है, विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग है महासागर कहलाता है। आकार की दृष्टि से उनका क्रम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? तो यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर की एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति है। तो यह प्रशांत महासागर के बारे में चर्चा की गई है। इसका सही आंसर प्रशांत महासागर। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में मध्य मंडल पाया जाता है। तो वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए तो सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल है, फिर उसके ऊपर आयन मंडल है, फिर उसके ऊपर बहिर्मंडल है। तो आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। कैसे? तो पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक में है क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है, उसके ऊपर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और फिर बहिर्मंडल है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवाश्मों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। विश्व का कौन सा महासागर एस आकार का है? तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। अब मैप में अटलांटिक महासागर को देख सकते हैं दोस्तों, ये एस शेप का है। सार्गासो सागर किस महासागर के अंदर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो वो सी यानी कि आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वत। तो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अल्पेशियन और रूस की यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत है। भारत के हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। इस महाद्वीप को अंधेरा महाद्वीप कहा जाता है। तो अफ्रीकी महाद्वीप। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में है 52 देश है। माउंट एटलस कहाँ स्थित है और मानचित्र पर इसका पता लगाएं? तो वो अफ्रीकी महाद्वीप का उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो आप इसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है एटलस माउंटेन जो अफ्रीका कंटिनेंट के उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित है। तो ये मोरक्को कंट्री से सटा हुआ है। जिब्राल्टर जलडब्रू मध्य किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो यूरोप और अफ्रीका को। तो जिब्राल्टर को यहाँ देख सकते हैं, स्पेन और मोरक्को ये दो कंट्री है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट और जिब्राल्टर है। तो ये स्पेन यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है उसको और मोरक्को यानी अफ्रीकन कंट्री उसको, इन दोनों को अलग करती है। मानाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों किन देशांतरों के बीच है? तो वो है 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व तक। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत पठार। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। अब रिंग ऑफ फायर की अवस्थिति देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जापान का जो एरिया है वहां से होते हुए ये जो उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी तट है कैलिफोर्निया पे भाग वहां पर स्थित है।
अटकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पश्चिमी तट में अटकामा रेगिस्तान है, आप मैप में देख सकते हैं। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो वो 7 देशों के साथ। कौन कौन से हैं? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। आसवान बांध कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो या जायरे नदी। राइन घाटी कहाँ स्थित है? जर्मनी में। भारत की कौन सी प्रमुख नदियां रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो नर्मदा और तापी। वो दोनों अरब सागर में जाके मिलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक से निकलती है। और तापी कहाँ से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।